सब के अलावा हम सबका और आप सबका भी सबसे ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी जगाने वाला सवाल जो कि था आर्म रेसलिंग में स्टेरॉइड्स या फिर पीईडीज़ का यूज़, इसके बारे में भी वेथोजे ने काफ़ी ओपनली बात की थी हमारे साथ। इसके अलावा हमने इनसे ये भी पूछा कि ये कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे आर्म रेसलिंग। ये अभी कुछ टाइम पहले गए थे डेनिक के साथ एक सुपर मैच। इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे हाईलाइट पॉइंट जो आपको बिल्कुल जान लेनी चाहिए, विथुंजो लोहे ने कुछ ऐसा बोल दिया है, आप भी सुनिए। वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेंस। तो जैसे कि अभी तक आप सब डिमांड कर रहे थे विथोजे लोहे के ऊपर वीडियो लाने के लिए, और हम सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि खुद विथोजे को ही लेकर आ चुके थे अपने चैनल पर, और उनके साथ जो इंटरव्यू हमारी हुई थी उसकी भी पूरी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। लेकिन उसमें कुछ हमारे हिंदी के दर्शक भी हैं, उस पूरी वीडियो की एक कंप्लीट समरी और इनकी पूरी कहानी हम एक बार फिर से कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड थी, उनको सबको जानना था कि विथोजे लोहे हैं कौन, और उसके बारे में हमने जो इंटरव्यू लिया उसमें से जो बात सामने आई वो आप लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विथोजे लोहे है कौन। तो ये रह चुके हैं 78 kg IFA वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड यूथ चैंपियन 2023 में जो हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। इसके अलावा ये रह चुके हैं इंडियन नेशनल चैंपियन जूनियर्स में भी 78 kg वेट कैटेगरी में। इसके अलावा नेशनल्स में इनके 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और एक बार ओवरऑल COC चैंपियन ऑफ चैंपियंस 2022 से 2023 में भी लग चुका है नेशनल्स में। तो सिर्फ 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी आर्म रेसलिंग की जर्नी जो स्टार्ट हुई वो हुई कहाँ से। तो ये हमारे इंटरव्यू में बताते हैं कि ये बचपन से ही आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते थे, सिंस चाइल्डहुड। आप खुद भी बहुत सारी वीडियोस में देखेंगे कि नागालैंड के बहुत सारे स्कूल्स में आर्म रेसलिंग होती है, ये वहीं से इंस्पायर हुए और आर्म रेसलिंग में आए। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है कि इन्होंने कभी स्पेसिफिक आर्म रेसलिंग की कोई एक्सरसाइज नहीं की, और ये खुद बताते हैं कि ये सिर्फ जो स्ट्रेंथ आर्म रेसलिंग में गेन कर चुके हैं वो सिर्फ टेबल पर प्रैक्टिस करने से हुई है। और इसके अलावा ये बताते हैं बीट बॉक्सिंग, रेसलिंग और बेल्ट रेसलिंग इनको करना पसंद था, और ये बेल्ट रेसलिंग इस स्पोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ही इन्वॉल्व है। और जब हमारी इंटरव्यू इनके साथ हो रही थी तब उस टाइम भी ये पहुंचे हुए थे कजाकिस्तान बेल्ट रेसलिंग में कम्पीट करने के लिए। और जैसा कि आप सब लोग सोचते होंगे कि आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस कहाँ की जाए, कौन सबसे अच्छे कोच रहेंगे आपके, या किस कोचिंग में ज्वाइन किया जाए। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन की बात सुनेंगे तो उन्होंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से। इन्होंने यूट्यूब के ऊपर ही देख के प्रैक्टिस करना सीख लिया था आर्म रेसलिंग की। हमने जब इनसे पूछा कि किस चैनल को रिकमेंड करेंगे आर्म रेसलिंग के लिए, तो ये कहते हैं कि इनमें इनका फेवरेट चैनल है डेवॉन लेरेट का और इंडियन टर्जी का। और इसके अलावा ये कोच रे के भी चैनल को रिकमेंड करते हैं अगर आपको आर्म रेसलिंग की बेसिक्स सीखनी है तो। और अगर आर्म रेसलिंग की स्टोरीज जाननी है तो उसके लिए तो कॉल ऑफ गेंस है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनकी आर्म रेसलिंग की स्टाइल क्या है, क्या ये हुक, टॉप रोल या फिर प्रेस को प्रीफर करते हैं, तो विथोजे लोहे ये बताते हैं कि इनकी फेवरेट टेक्निक है प्रेस, और ये शोल्डर प्रेस पर काफ़ी ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ही इफिशियंट है इनके लिए, और अब तक इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल साबित हुई है। और इसमें ये बताते हैं कि इसमें कम पावर लगाने के बावजूद भी ये मैच जीत जाते हैं, और इसमें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट अगर इनका रहता है इनके सामने तो भी इनका प्रेस काफ़ी काम आता है इनके लिए। और अगर इस आर्म रेसलिंग टेक्निक के बारे में और भी डिटेल में आपको जानना है तो आप कुछ और भी फेमस आर्म रेसलर्स जैसे कि कमिल जेवलॉन्स्की और राइनो मैसिक की भी टेक्निक की वीडियोस देख सकते हैं, वो भी इसी सेम टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमने इनसे जब पूछा ये कि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस आर्म रेसलिंग स्टाइल में होती है, तो ये बताते हैं कि इनको फ्लॉप प्रेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है आर्म्स के लिए, जो कि बिल्कुल लॉजिकल बात है। और जो सबसे ज़्यादा लोगों को जानना होता है कि एक आर्म रेसलर क्या खाता है, और जब हमने पूछा कि कौन सी डाइट ये लेते हैं तो ये बताते हैं बिल्कुल क्लीन और हेल्दी डाइट ही प्रीफर करते हैं ये लेना, कोई भी फैंसी डाइट ये इंक्लूड नहीं करते इसमें। और इस डाइट में ज़्यादातर मीट, फिश और वेजिटेबल यही इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि आप भी अपनी डाइट को सिंपल रखेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, किसी फैंसी डाइट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने इनसे ये भी पूछा कि ये कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे आर्म रेसलिंग के लिए। इन्होंने बताया कि क्रेटीन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आर्म रेसलर्स के लिए भी। हालांकि एक मिथ है कि क्रेटीन लेने से वाटर रिटेंशन हो जाता है। इसके अगेंस्ट विथोजे लोहे ये कहते हैं कि इनको तो इसका कुछ ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन उल्टा इनसे इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ही मिला है, और ये क्रेटीन रिकमेंड करते हैं आर्म रेसलिंग के लिए। और जब हमने बात की इनके PRs के बारे में, ये कितने नंबर्स मार चुके हैं, अभी तक हिट कर चुके हैं, तो ये बताते हैं ये PRs पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, जबकि ये बेंच प्रेस में 135 kg तक लगा चुके हैं, जो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है 20 साल की उम्र में। लेकिन ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेन करने की। आप इनकी अगर फिजिक भी देखेंगे तो आपको कोई मेन फिजिक का एथलीट ही नजर आएगा। ये ज़्यादातर फॉर्म पे फोकस करते हैं और लाइट वेट को यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और इसके बाद हमने इनसे पूछा कि इनका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मैच कौन था, तो इन्होंने एक ऐसे आर्म रेसलर का नाम लिया जिनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंची हुई है, और वो नाम था डेनिक का। ये अभी कुछ टाइम पहले गए थे डेनिक के साथ एक सुपर मैच के लिए,
और डेनिक ने हालांकि इनको हरा दिया, लेकिन इसके बाद भी लोहे इनको काफ़ी ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मैच डेनिक के साथ ही था। और इसी बीच इन्होंने ये भी बताया कि डेनिक की एज, जिसको लेकर अभी तक उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उनके हिसाब से ये ऑलमोस्ट 27-28 साल के हैं। और हमने इसके बाद ये पूछा कि डेनिक इस सीज़न प्रो पंजा में आने वाले हैं, तो उनका कोई फ्यूचर प्लान प्रो पंजा में आने का। वो ये बताते हैं इनका प्लान है अगले साल प्रो पंजा के रैंकिंग टूर्नामेंट में कम्पीट करने का, और इसमें अगर ये सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये प्रो पंजा में भी नजर आ जाएंगे। और इसमें बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि ही विल ट्रेन फॉर डेथ। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ये काइल कमिंग्स के साथ भी एक आर्म रेसलिंग मैच कर चुके हैं। ये मैच काफ़ी पहले हुआ था और उस टाइम काइल की एज 21 ईयर्स थी और अब काइल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम के हिसाब से भी ये कहते हैं कि काइल काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे। और जब हमने इनसे पूछा कि ये काइल और डेनिक दोनों के साथ मैच खेल चुके हैं, तो इनके हिसाब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट कौन है। पहले तो ये बताते हैं कि इन दोनों के साथ खेले हुए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और इनकी करंट स्ट्रेंथ के बारे में अभी तो उतना ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ये काइल को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनकी वेट कैटेगरी थोड़ी 10 kg एक्स्ट्रा है। तो वेट एडवांटेज के चलते काइल इनके फेवरेट थे। और फिर हमने पूछा कि इंटरनेशनल खेलना और इंडियन आर्म रेसलिंग खेलने में क्या फ़र्क है, तो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने। ये बताते हैं कि उस इंटरनेशनली जब आप खेलते हैं तो उन एथलीट के सामने आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो विद इन सेकंड में मैच पलट देते हैं। वहाँ इतना ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है कि वहाँ मिली सेकंड भी आपको मैच हराने के लिए काफ़ी है। तो यही फ़र्क उनको नजर आया इंडियन आर्म रेसलिंग और इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग में। और इसके अलावा वो बताते हैं कि इनकी ट्रेनिंग मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जो अभी इंडियन आर्म रेसलिंग में नहीं है। और वो ये बताते हैं कि इंटरनेशनल एथलीट में जो फ़र्क है वो है उनका डेडिकेशन और इस चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट रहना। उनका डेडिकेशन लेके किसी भी स्पोर्ट में इतना ज़्यादा रहता है कि वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दे देती है। सबके अलावा हम सबका और आप सबका भी सबसे ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी जगाने वाला सवाल जो कि था आर्म रेसलिंग में स्टेरॉइड्स या फिर PEDs का यूज़। इसके बारे में भी वेथोजे ने काफ़ी ओपनली बात की थी हमारे साथ और इन्होंने ये बताया कि आर्म रेसलिंग में स्टेरॉइड्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन है, खासकर हेवी वेट वाले डिवीज़न में तो इसका यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इसके अलावा जब हमने पूछा कि इंडियन आर्म रेसलिंग में स्टेरॉइड का क्या यूज़ चल रहा है, तो आपको हम पे यकीन तो होगा नहीं, लेकिन आप पहले इनकी बात सुन लीजिए। I think so. Most of them they are using it, and I can also see them, but I don't. इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो हमें ये नहीं लगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से लगता है ये चीज़ कि ये होती है। ये बताते हैं कि इंडियन आर्म रेसलिंग में भी मोस्टली लोग स्टेरॉइड यूज़ करते ही करते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उनको कोई भी हेट नहीं है कोई अगर स्टेरॉइड यूज़ करता है तो, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि वो जब वो नेचुरल किसी एथलीट के साथ कम्पीट करने लगता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एडवांटेज होता है। तो इसी के बीच में हमने एक और सवाल किया कि ये खुद नेचुरल है या नहीं। वो सीधा ये बोलते हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल है, वो आगे भी नेचुरल ही रहने वाले हैं। और उनको यही लगता है कि अगर नेचुरल और स्टेरॉइड यूज़र जब आ जाता है आमने सामने तो हमेशा उसको एडवांटेज हो जाती है इस चीज़ की। और इसी चीज़ को लेके वो एक चीज़ और क्वेश्चन करते हैं कि आर्म रेसलिंग के अंदर भी डोप टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन डोप टेस्ट का होना ये काफ़ी मुश्किल है और ये आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखने को मिल जाता है, जहाँ ये हो भी रहा है या नहीं इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी है नहीं। तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस में इसका कॉस्ट बियर करना, जहां आप एथलीट्स को तो पे कर पा नहीं रहे, उसके अलावा अगर आप डोप टेस्ट पर पैसे लगाएंगे तो ये बात सुनने में तो बिल्कुल ख्याली पुलाव लगती है कि लोकल टूर्नामेंट्स, यहाँ तक कि इंडिया में होने वाले कुछ और टूर्नामेंट्स में भी डोप टेस्ट हो रहे होंगे एथलीट्स के सही तरीके से। और अगर इंडिया में आर्म रेसलिंग के अंदर डोप टेस्टिंग होने लगी तो कितने लोग ही कम्पीट कर पाएंगे और सबसे पहला नाम कौन होगा जो डोप टेस्टिंग में पकड़ाएगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसी बीच वेथोजे लोहे से जब हमने पूछा कि ओलंपिक्स में आर्म रेसलिंग का क्या फ्यूचर है, इनको क्या लगता है कि ओलंपिक्स में इसके आने का कोई चांस है भी या नहीं, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल चांस तो है, क्योंकि अगर डोप टेस्टिंग होने लगा और जो सबसे बड़ी रुकावट है आर्म रेसलिंग को ओलंपिक्स में जाने के लिए वो स्टेरॉइड्स का यूजेज ही है, क्योंकि ओलंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट तरीके से डोप टेस्टिंग होती है। तो अगर इसको आर्म रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस अभी से ही इम्प्लीमेंट करने लगी तो फिर हो सकता है कि ओलंपिक्स में भी आर्म रेसलिंग देखने को मिल जाए। और जब हमने इनसे बात की इनके फ्यूचर का वेट कैटेगरी क्या होने वाला है, तो ये बताते हैं कि फिलहाल तो ये अंडर 80 में कम्पीट करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में 85 to 90 तक जाए, जो कि एक मॉडरेट डिवीजन है आर्म रेसलिंग के अंदर। और इसके अलावा जब हमने इनसे पूछा कि इनका फेवरेट इंडियन आर्म रेसलर कौन है, जैसा कि सब आर्म रेसलिंग फैंस का एक ही नाम नजर आता है, वो है मज़ाहिर सैदू। इनका भी फेवरेट आर्म रेसलर मज़ाहिर सैदू ही थे, लेकिन इसके अलावा एक और उन्होंने बताया वो था युवराज। और इसके अलावा जब हम उनसे पूछते हैं कि किस इंडियन आर्म रेसलर्स को वो फेस करना चाहेंगे, तो वो फिर से एक नाम लेते हैं, वो है डेनिक। वो चाहते हैं कि डेनिक के साथ उनका रीमैच फिर से हो, क्योंकि अगर वो डेनिक को हरा देंगे तो इस 80 kg की कैटेगरी में ओवरऑल विनर बन जाएंगे वो। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हमेशा आर्म रेसलिंग फैंस के बीच रहता है कि आर्म रेसलिंग में कितना पैसा कोई एथलीट बना सकता है, तो इसका एक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एक एग्जाम्पल थे वेथोजे लोहे।
जो कि अच्छे लेवल पर compete भी कर चुके हैं। तो ये बताते हैं कि अभी फ़िलहाल तो उतना ज़्यादा पैसा आर्म रेसलिंग में है नहीं, तो किसी भी एस्पायरिंग आर्म रेसलर को पहले किसी और बैकग्राउंड में अपने आप को सेट कर लेना चाहिए ताकि उनका एक फाइनेंशियल फ्लो बना रहे। इसके बाद वो आर्म रेसलिंग में ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करें। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आर्म रेसलिंग में पैसे लेकर ना रखें जब तक आप काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो लगातार हमें भी पूछा जाता है कि अगर आर्म रेसलिंग में इंजरी हो जाए तो कैसे रिकवर किया जा सकता है। यही क्वेश्चन हमने वर्ल्ड चैंपियन विथेंजो लोहे से पूछा कि वो क्या करते हैं रिकवरी के लिए। वो बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा रेस्ट देने को प्रीफर करते हैं, रेसिस्टेंट बैंड को यूज़ करते हैं और आइस पैक यूज़ करते हैं। ये काफ़ी बेसिक तरीका है रिकवरी करने का। लोग को लगता है कुछ अलग से कुछ वो अगर ले लेंगे तो रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन जब वर्ल्ड चैंपियन ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बनाती है। इसके अलावा इनके मेमोरेबल मैचेस में एक मैच तो बिल्कुल आना ही था। इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फाइनल मैच हुआ था जॉर्जियन प्लेयर लूका के अगेंस्ट, तो ये बताते हैं कि पहले बार इनका जब मैच हुआ था तो वो लेफ्ट हैंड में था और लेफ्ट हैंड में लूका इनसे जीत गए थे और उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस हो गए थे इनकी स्ट्रेंथ को देखकर, और वो क्विट तक करने को सोच रहे थे राइट हैंड में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट हैंड में इतने ज़्यादा डोमिनेशन देखने के बाद इनका चांस नहीं बनने वाला है। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी फाइनल्स में राइट हैंड में और इन्होंने काफ़ी ईजिली हरा दिया था लूका को, जो कि एक जॉर्जियन प्लेयर थे और जॉर्जियंस का तो एक अलग डोमिनेशन चल रहा है आर्म रेसलिंग में। तो ये थी डिटेल वीडियो खुद विथेंजो लोहे की ज़बानी कॉल ऑफ गेंस के ऊपर। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी लोहे के ऊपर बनाने की वीडियो, तो हम लोहे को ही लिया है। इनके साथ बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक इंस्पायरिंग इंसान भी लगे। ये इतने बड़े चैंपियन होने के बावजूद भी काफ़ी डाउन टू अर्थ, काफ़ी अच्छे से आंसर्स कर रहे थे सारे क्वेश्चंस का। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद एक और भी बहुत बड़ा आर्म रेसलर आने वाला है कॉल ऑफ गेंस के ऊपर। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो इंडिया के टॉप 5 आर्म रेसलर में से एक है और वो फैन फेवरेट बन चुका है अभी। तो इस टॉप 5 इंडियन आर्म रेसलर में से एक नाम, और वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लाइव, उसकी भी सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और आपकी भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं और वो नाम हम आपके साथ काफ़ी जल्दी शेयर करने वाले हैं। तो अब तो किसी भी हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और वो नाम कौन होने वाला है कमेंट सेक्शन में आप गेस करें। इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे हाईलाइट पॉइंट जो आपको बिल्कुल जान लेनी चाहिए, विथेंजो लोहे ने कुछ ऐसा बोल दिया है, आप भी सुनिए। Don't forget to subscribe Call of Games. और बाकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर है, उसको भी चेकआउट करें और स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।